हेलो गाइस, वेलकम टू एसके अचीवर नर्सेस क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे रीनल फेलियर के बारे में। रीनल फेलियर कॉन्सेप्ट को हम लोग आज बिल्कुल आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे और सिंपलीफाई फॉर्म में डील करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है, कोई आपको डाउट नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीनल फेलियर क्या होता है। तो रीनल फेलियर की बात करने से पहले कहते हैं कि किडनी का फंक्शन जो भी होता है वो डिमिनिश्ड हो जाता है या कम होता है तो रीनल फेलियर होता है। रीनल किडनी काम करना बंद कर दे उसे रीनल फेलियर करते हैं। तो किडनी काम क्या करता है, ये बात क्वेश्चन आता है। किडनी काम करना बंद कर दे तो उसी को रीनल फेलियर कहते हैं। तो किडनी काम क्या करता है भाई, कि जो बंद कर देता है तो उसको रीनल फेलियर कहते हैं। तो किडनी का काम होता है बॉडी में जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उसको बाहर निकालना। अब बाहर कैसे निकालता है किडनी, तो यूरिन के माध्यम से निकालता है। सम अमाउंट ऑफ द वाटर जिसे कि थ्रू किडनी हमारा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, उसी को हम लोग यूरिन कहते हैं। और यूरिन के थ्रू बॉडी के सारे वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के लिए आवश्यकता नहीं होते वो बाहर निकलते हैं, एलिमिनेट होते हैं। तो इसी के फंक्शंस में डिमिनिश्ड आना ही हमारा रीनल फेलियर कहलाता है। ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों होता है। रीनल फेलियर की बात करते हैं तो रीनल फेलियर में सबसे पहले एक्यूट रीनल फेलियर आता है, जो कि फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज रहता है। ये रिवर्सिबल कंडीशंस है। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए या डाइटरी मॉडिफिकेशंस किया जाए तो उसको रिवर्स किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब क्रोनिक कंडीशन होता है तो उसमें सिर्फ हमको रीनल ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है और इसके थ्रू थोड़ा सा डाइट एक्टिवेशन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो एक्यूट में क्या कहते हैं, रिवर्सिबल, और क्रोनिक को इरिवर्सिबल कहते हैं। मतलब क्रोनिक जो किडनी कंडीशन आता है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, सही नहीं किया जा सकता है विदाउट हेल्प ऑफ द रीनल ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है विदाउट हेल्प ऑफ द रीनल ट्रांसप्लांटेशन, उसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि रीनल फेलियर को हम लोग कितने कैटेगरी में बांटें, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या था, जो फ्यू आवर टू डे रहा था, जो लॉन्ग टर्म डे टू मंथ या लॉन्ग टाइम तक रह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर। और एक्यूट जो फ्यू डे टू आवर रह रहा है उसको एक्यूट कह रहे हैं। एक्यूट क्या हो रहा है, रिवर्सिबल कंडीशंस हो रहा है, और क्रोनिक इरिवर्सिबल कंडीशंस हो रहा है। अब कॉजेज की बात करें एक्यूट और क्रोनिक की जान, एक्यूट यहाँ पर दिया है आपको, सर्टेन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन विद इन द आवर और डे इज कॉल्ड ARF, एक्यूट रीनल फेलियर। एंड देन दिया है क्या आपको, ARF कैन बी रिवर्सिबल एंड किडनी फंक्शन कैन बी रिज्यूम्ड ग्रेजुअली। ARF क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर रिवर्सिबल, जो हमने पीछे बता दिया है, जिसे किडनी का फंक्शन रिज्यूम्ड कर सकते हैं विद द प्रॉपर डाइट मॉडिफिकेशंस एंड मैनेजमेंट with the help of some dietary modifications and medications। तो बात करें कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। रीनल भाई काम करना बंद करे तो कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं। तो कारण की बात करें, इटियोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें 3 टाइप का इटियोलॉजी आएगा। सबसे पहले इटियोलॉजी की बात कर रहे हैं, देखते हैं तो 3 तरह का इटियोलॉजी आने वाला है। पहले प्री रीनल कॉज, इंट्रारीनल कॉज एंड पोस्ट रीनल कॉज। अब ये प्री, इंट्रा और पोस्ट रीनल कॉज क्या है, PIP का मतलब प्री रीनल कॉज, मतलब रीनल से पहले क्या हो रहा है जिसके कारण हमारा किडनी फेलियर की चांसेस आ रहे हैं। इंट्रा रीनल कॉज मतलब कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, रीनल फेलियर का प्रॉब्लम किडनी में है। पोस्ट रीनल कॉज मतलब किडनी की बाहर बाद की प्रॉब्लम है, किडनी की बाद की जो भी यूरेथ्रा यूरेटर आता है उसके प्रॉब्लम के कारण हमारा रीनल फेलियर हो रहा है। प्री रीनल कॉज मतलब कि किडनी के पहले बॉडी में कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है उसके कारण हमारा रीनल फेलियर की कॉज कर रहा है। इंटररीनल किडनी में कोई प्रॉब्लम है हमको, उसके कारण रीनल फेलियर हो रहा है। पोस्ट रीनल कॉज मतलब कि किडनी की बाद प्रॉब्लम है। PIP प्री रीनल कॉज, इंट्रा रीनल कॉज एंड पोस्ट रीनल कॉज। कॉजोज कितने बार में हम लोग डिवाइड किए, जल्दी से रिपीट करते हैं। प्री रीनल कॉज किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम है, इंट्रा रीनल कॉज किडनी में कोई प्रॉब्लम है, पोस्ट रीनल कॉज किडनी के बाद प्रॉब्लम है,
तो अब आगे बढ़ते, प्री रीनल कॉज क्या क्या वो है प्री रीनल कॉज। तो प्री रीनल कॉज में क्या आएगा, हाइपोवोलेमिया ड्यू टू डिहाइड्रेशन। अब पहले नंबर पर क्या दिया है कि हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया क्या, फ्लूइड वॉल्यूम का लेवल जो है डायरेक्टली क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, उसके कारण रीनल फेलियर हुआ। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ किसके कारण, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपोवोलेमिया एंड कार्डियोजेनिक शॉक। थ्रोम्बोसिस स्पेशली इन रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ द ब्लड आपका नहीं फ्लो हो रहा है। हाइपोवोलेमिया में वही हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट ब्लड किडनी को नहीं मिल रही है फिल्टर्स के लिए, जिससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का फिल्टर प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहा है। डिक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, एनाफाइलेक्सिस, सेप्टिक शॉक है, न्यूरोलॉजिकल इंजरी है। ये सारे जो कॉज है प्री रीनल कॉज है। फ्लूइड वॉल्यूम का डेफिशिएट हो रहा है या रीनल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, जिसके कारण प्रॉपर अमाउंट में रीनल तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा। मेन मानिए कोई भी कॉज जो प्रॉपर अमाउंट में रीनल तक ब्लड पहुंचाने में बाधित करे, ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करे, उसी को प्री रीनल कॉज में हम लोग रखा है। जैसे हाइपोवोलेमिया, हाइपोफ्लूइड वॉल्यूम का लेवल रिड्यूस हो गया तो प्रॉपर अमाउंट में आर्टरी, रीनल आर्टरी में ब्लड नहीं पहुंच रहा है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपोवोलेमिया कॉज का कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, तभी रीनल आर्टरी में ब्लड फ्लो प्रॉपर अमाउंट में, थ्रोम्बोसिस हो गया, ब्लॉकेज हो गया, उसमें भी प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है रीनल आर्टरी में। तो ये सारे कॉज क्या है, प्री रीनल कॉज। अब बात करते हैं इंट्रा रीनल कॉज में किडनी के अंतर क्या कॉज है जो कि हमारा रीनल फेलियर को कॉज कर रहा है। तो किडनी की कॉजेज की बात करते हैं, इंट्रा रीनल कॉजेज में हमारा सबसे पहले आता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अब ट्यूबुलर नेक्रोसिस इस्चेमिया एसोसिएटेड विद शॉक, शॉक के कारण नेक्रोसिस हो रहा है या किडनी के टिश्यू से जो सेल है वो डेथ हो रहे हैं, उसके कारण हमारा इंटररीनल कॉज हो सकता है। इसका 90% ऑफ इंटर, ये क्या होता है कि 90% इंटररीनल कॉज क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, इस्चेमिया होता है एंड ट्यूबुलर रीजनरेशन ओकर ड्यू टू बेस्टमेंट ऑफ मेम्ब्रेन इज नॉट डिस्ट्रॉयड। अब तीसरी बात करें, टॉक्सिन्स ड्यू टू एंटीबायोटिक, कोई को लॉन्ग टर्म से पेनिसिलिन या इम्यूनोग्लाइकोसाइड थेरेपी चल रहा है, कोई एंटीबायोटिक थेरेपी चल रहा है, तो टॉक्सिक जो भी किडनी में टॉक्सिक का एक्यूमुलेशन होता है उसके चलते भी हमारा रीनल कॉज हो सकता है, रीनल फेलियर का कॉज कर सकता है। थ्रोम्बोसिस ऑफ द ग्लोम्यूरस, अब ग्लोम्यूरस में कोई भी क्लॉट है, ब्लॉकेज है, थ्रोम्बोसिस है, या पेरिटेबुलर कैपिलरी जो है उसमें ब्लॉकेज है, देन रीनल आर्टरी के अंदर जो भी रीनल को जो सप्लाई कर रहा है आर्टरी, एंड द रीनल आर्टरी जो किडनी के अंदर है या टेबुलर में है, कैपिलरी में है, उसके जो भी क्लॉट बना है, थ्रोम्बोसिस बना है, जिसके अमाउंट में ब्लड या यूरिन का फंक्शंस फ्लो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहा है, वो भी क्या करे, इंटररीनल कॉज कर सकता है। हीमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी को हुआ है, रिएक्शंस हो गया तो क्या हुआ, उसके कंडीशंस में भी हमारा रीनल फेलियर का कॉज हो सकता है। अब पोस्ट रीनल कॉजेज की बात करें, किडनी की बाद कौन से करते हैं, देन किडनी के बाद क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड किडनी में भी ड्यू टू कैलकुलाइस और ट्यूमर। ऑब्स्ट्रक्शन जो यूरेथ्रल ओपनिंग है जो किडनी से और यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है, यूरेथ्रल और यूरेटर क्या कहते हैं, यूरेथ्रा में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरेटर कहते हैं जो किडनी से यूरिन को हमारा ब्लैडर में डिसेंड करता है, स्टोर करता है, उस ट्यूब को क्या कहते हैं, यूरेटर। अब ब्लैडर से जो पास आउट करता है उससे यूरेथ्रा कहते हैं। तो यूरेटर और यूरेथ्रा यहाँ दोनों होगा, जिसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें क्या और बाधित हो रहा है, हमारा यूरिन का फॉर्मेशन बाधित हो रहा है, जिसके कारण रीनल कॉज हो सकता है, ये रीनल फेलियर का कॉज हो सकता है। पोस्ट रीनल कॉज में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा एंड यूरेटर में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके कारण क्या होगा कि यूरिन का बहाव सही से नहीं हो पा रहा है। क्लॉट फॉर्मेशन के बाद क्या कहते हैं, तो क्या हो सकता है, जैसे एक ट्यूब है, ट्यूब में आपका कोई कंकड़ फंस गया, तो कंकड़ फंस जाने के कारण उस ट्यूब से पानी को फ्लो किया जाए तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा क्योंकि कंकड़ फंसा हुआ है, तो वहीं उसी को थ्रोम्बस और क्लॉट बोल रहे हैं हम यहाँ पर। अब बात करते हैं स्टेजेज ऑफ रीनल फेलियर की क्या क्या होते हैं। तो स्टेजेज ऑफ रीनल फेलियर की
मेजर 3 स्टेजेज होने वाले हैं यहाँ पर आपका। सबसे पहले ओलिगोयूरिक फेज, डाइयूरेटिक फेज एंड रिकवरी फेज। सबसे पहले बात करते हैं कि ओलिगोयूरिक फेज में क्या होता है। तो ओलिगोयूरिक फेज सबसे पहले 8 to 15 डेज तक रहता है एंड डाइयूरेटिक फेज जो होता है इसका ड्यूरेशन 1 to 3 वीक तक रहता है एंड रिकवरी फेज का क्या ड्यूरेशन रहता है, कंप्लीट रिकवरी 1 to 2 ईयर्स रिकवरी फेज का। एंड द ओलिगोयूरिया में कहता है इंक्रीज बर्न, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज होता है, क्रेटिनिन इंक्रीज होता है, पोटेशियम ऑल्सो इंक्रीज होता है एंड द एसिडोसिस ड्यू टू डिक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ H+ आयन एंड डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द SCO3। अब एसिडोसिस क्या होता है, क्यों होता है, H+ आयन का एक्सक्रेशन आपका कम हो गया एंड SCO3 का फॉर्मेशन कम हो गया, तो क्या होगा आपका एसिडोसिस। अब अल्कोलोसिस का कंडीशन क्या होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अल्कोलोसिस का कंडीशन कब होगा किडनी में। अब हाइपरटेंसिव ड्यू टू हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन क्या होगा, हाइपरवोलेमिया, फ्लूइड वॉल्यूम का लेवल ज़्यादा है तो उसका हाइपरटेंशन होगा। डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। अब बात करते हैं डायूरेटिक फेज में। तो डायूरेटिक फेज में क्या होगा, यूरिन आउटपुट स्टार्ट इंक्रीज स्लोली, यूरिन आउटपुट जो उसमें कम हुआ है इसमें स्टार्ट होगा स्लोली। सडन इसमें दिया ना ओलिगोयूरिया में, सडन लॉस ऑफ यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml। तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट क्या होता है 1 डे में, पर डे 24 आवर्स में नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट यहाँ पर दिया रहा है कि 400 ml हो जाता है किस कंडीशंस में, अगर किडनी फेलियर हो रहा है ओलिगोयूरिया फेज में। अब डायूरेटिक फेज में क्या हो रहा है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो यूरिन आउटपुट स्लोली इंक्रीज होगा। अब स्लोली इंक्रीज होता है तो कहाँ तक जाएगा, 4 से 5 लीटर तक जाएगा आपका यूरिन आउटपुट, 4 से 5 लीटर पर डे। हाइपोटेंशन ड्यू टू हाइपोवोलेमिया एंड हाइपोनेट्रेमिया। अब फ्लूइड वॉल्यूम ओलिगोयूरिया में क्या हो रहा है कि एक्सक्रेशन कम हो रहा था फ्लूइड वॉल्यूम का, तो हाइपरवोलेमिया हो रहा था। यहाँ एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपरवोलेमिया हो रहा था हाइपरटेंशन हो रहा था, हाइपोवोलेमिया यहाँ पर हो रहा है तो हाइपोटेंशन होगा। एंड द डिक्रीज बर्न, यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा था तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन लेवल ऑल्सो घटेगा। यहाँ पर इम्प्रूव लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का लेवल जो होता है वो इम्प्रूव होगा। अब हाइपोवोलेमिया हाइपरवोलेमिया के कारण कैसे ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है इसको समझते हैं। बात करते हैं कि किसी सिंटेक्स को लेते हैं, सिंटेक्स में पानी ज़्यादा है तो क्या होगा, तेज़ी से बहाव होगा, तो पाइप पर जो प्रेशर होता है वो तेज़ी से आपको फॉलो होगा, प्रेशर बनाएगा। तो जो भी प्रेशर ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो भी ब्लड आर्टरी पर प्रेशर अप्लाई करता है फ्लो के कारण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब पानी वहीं से कॉन्सेप्ट करें कि सिंटेक्स में पानी कम है तो फ्लो धीरे धीरे हो रहा है, तो पानी का पाइप पर बहाव प्रेशर दबाव कम है तो उसी को हाइपोटेंशन कहते हैं। यही हाइपर और हाइपो को कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप लोग समझ चुक रहे होंगे। अब रिकवरी फेज को देखते हैं। तो रिकवरी फेज में क्या होगा, अब पेशेंट यहाँ पर प्रॉपर रिकवर करेगा। यहाँ पर क्या होगा, यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड यूरियन क्रेटिनिन एंड फ्लूइड बीपी सब नॉर्मल हो जाएंगे विद इन द 1 to 2 ईयर्स। इसी को रिकवरी फेज कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर, इरिवर्सिबल रीनल फेलियर की बात करने वाले हैं। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू स्लोली डिक्रीज द मास ऑफ रीनल फंक्शन टिश्यू। क्रोनिक रीनल फेलियर इरिवर्सिबल एंड रिक्वायर डायलिसिस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट एंड टू द मेंटेन लाइफ। इसमें क्या होता है, डायलिसिस की ज़रूरत होती है और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। ये रिवर्सिबल कंडीशंस होता है। पहले हम लोग बात कर चुके हैं क्रोनिक रीनल फेलियर की। अब बात करते हैं इसमें कॉजेज क्या होते हैं। तो कॉजेज पहले होते हैं हाइपरटेंसिव न्यूरोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी कॉजेज हो सकते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकते हैं, ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन एसएलई कहते हैं, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटस। अब बात करते हैं कि एसएलई क्या हो सकता है। तो जिन लोग पढ़ चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नहीं पढ़े होंगे आगे पढ़ेंगे। इतना यहाँ पर बता दे रहे हैं कि ये सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटस एक इम्यून
इम्यून सिस्टम डिजीज होता है जिसमें बॉडी सेल खुद की सेल को, हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है इस कंडीशंस में। और अदर ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स ऑल्सो कॉल सकता है, सिकल सेल डिजीज, क्रोनिक किडनी इन्फेक्शन एंड क्रोनिक मलेरिया का कंडीशंस भी क्रोनिक रीनल फेलियर कॉज कर सकता है। स्टेजेज की बात करते हैं तो इसके मेजर थ्री स्टेजेज आते हैं। डिमिनिश्ड रीनल रिजर्व एंड द रीनल इनसफिशियंसी एंड द एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। अब डिमिनिश्ड रीनल रिजर्व में क्या होता है, नंबर ऑफ हेल्दी नेफ्रॉन डिक्रीजेज विच इज द कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म कॉज द पोलीयूरिया। अब नंबर ऑफ हेल्दी नेफ्रॉन जो भी है डिक्रीज होगा विच इज द कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म ऑफ कॉज पोलीयूरिया। अब पोलीयूरिया ओलिगोयूरिया दो टर्म है उस क्या, पोलीयूरिया के में क्या होता है, ओलिगोयूरिया में किस कंडीशंस में यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, पोलीयूरिया या ओलिगोयूरिया, किस कंडीशंस में यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है, पोलीयूरिया की ओलिगोयूरिया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड द ब्लड लेवल ऑफ द बन, क्या हो सकता है, बन का मतलब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग। हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं, पीछे आज के लेक्चर में बताए हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन आर नॉर्मल। इसमें क्या होता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं रीनल इनसफिशियंसी में क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि 75% न्यूरॉन लॉस हो चुका है, माइल्ड एजोटेमिया। अब माइल्ड एजोटेमिया क्या होता है कि एक्सेसिव यूरिया एंड नाइट्रोजन कंपाउंड इन द ब्लड, ओलिगोयूरिया एंड एडिमा। एक्सेसिव ओलिगोयूरिया क्या होता है कि यहाँ बता रहे हैं, ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है कम, एक्सक्रेशन कम होता है, उसको ओलिगोयूरिया कहते हैं। तो अब ओलिगोयूरिया एक्सक्रेशन कम हो रहा है तो बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा जिसके कारण एडिमा कॉज होगा और नाइट्रोजिनस और यूरिक कंपाउंड ब्लड में ज़्यादा होगा। अब इन स्टेज में क्या होगा, देन इंक्रीज बर्न ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल इन ब्लड, डायलिसिस यहाँ पर रिक्वायर होगा, किडनी ट्रांसप्लांट इज द रिक्वायर्ड मेंटेन लाइफ। अब लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो पार्ट में हमारा जो बॉडी वेस्ट मटेरियल जो प्रॉपर अमाउंट में बाहर नहीं निकल रहा है उसे डायलिसिस करने की जरूरत होती है, मशीन के द्वारा बॉडी को फिल्टर आउट करने की जरूरत होती है ब्लड को, और उसके बाद लॉन्ग लाइफ के लिए हमको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है इसे ट्रीट करने के लिए। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं हम लोग तो सबसे पहले आता है आपका एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटीन। एनीमिया कहता है जो भी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है इरिथ्रोपोइटीन वो डिक्रीज होने लगता है। हाइपोकैल्सीमिया इनेबिलिटी टू किडनी एक्टिव विटामिन, हाइपोकैल्सीमिया होता है। अब हाइपोकैल्सीमिया कैसे हो रहा है कि जो विटामिन रीनल इनसफिशियंसी के कारण जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है वहाँ से नहीं निकल रहा है, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के हेल्प से होता है। तो विटामिन डी अगर प्रॉपर अमाउंट में किडनी से हमारा एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, सेक्रेट नहीं हो रहा है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर अमाउंट में बाधित हो गया है, रिड्यूस हो गया, जिसके कारण हाइपोकैल्सीमिया यहाँ पर कॉज हो रहा है। एंड द जीआईटी ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ब्लीडिंग ड्यू टू म्यूकस इरिटेशन बाई अमोनिया। अमोनिया के एक्यूमुलेशन के कारण क्या हो रहा है, इरिटेशन होगा जिसे जैन जीआई ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। ब्रोजेन पिगमेंटेशन एंड प्यूराइटिस हो जाएगा। स्मॉल रेस्पायरेशन, स्मॉल रेस्पायरेशन क्या होता है इसमें, डीप रिपीटेटिव गैस्पिंग रेस्पायरेशन पैटर्न को स्मॉल रेस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल रेस्पायरेशन, डीप रिपीटेटिव एंड गैस्पिंग रेस्पायरेटिव पैटर्न को स्मॉल रेस्पायरेशन कहते हैं। मसल्स क्रैम्प्स हो गया। एजोटेमिया, एजोटेमिया को हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, यूरिया और नाइट्रोजन का कंपाउंड का जो होता है लेवल इंक्रीज होता है ब्लड में हमारे बॉडी में, उसी को कहते हैं एजोटेमिया। अब सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करते हैं तो इंसोम्निया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस होगा, ओक्यूलर इरिटेशंस एंड हाइपरटेंशन ड्यू टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन के कारण हाइपरटेंशन होगा। बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में आपका वाटर का या वेस्ट मटेरियल या यूरिन का आप कह सके तो एक्सक्रेशन नहीं हो रहा है, जिससे फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जिसके कारण हाइपरटेंशन कॉज हो गया, जो साइन सिम्टम में दिखेगा।
अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बोले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन क्या करेंगे, एसेस द रीनल फंक्शन टेस्ट। अब केएफटी करेंगे, केएफटी में क्या करेंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को एसेस करेंगे। नाइट्रोजन प्रोडक्ट क्या हो गया, लेवल ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्ट 8 to 25 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल होना चाहिए, और यूरिक एसिड 2.5 to 8 mg पर डेसीलीटर, और क्रिएटिनिन 0.5 to 1.2 mg पर डेसीलीटर। ये वैल्यू अल्टर्ड हो रहा है तो हम क्या पता कर सकते हैं, रीनल फेलियर की ओर इंडिकेट कर सकता है ये। अब बात करते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन इज ए स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन। एलिवेटेड लेवल इंडिकेट द स्लोइंग जीएफआर। अब स्लोइंग जीएफआर है, किडनी लेवल एलिवेटेड है क्रिएटिनिन लेवल, तो क्या कहता है, रीनल फेलियर का इंडिकेट करेगा, जिसमें जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पर और अच्छी तरह से बात करेंगे, डायग्नोसिस को और अच्छी तरह से समझेंगे और मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा शेयर करें। तो पार्ट 2 में हम लोग अच्छे से इसका मैनेजमेंट और डायग्नोसिस को समझेंगे। वीडियो तब तक के लिए बहुत लंबा हो चुका है और वीडियो को इतना ही तक रहने देते हैं। पार्ट 2 हाँ जरूर देखना ना भूलें। डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पूरी तरह अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही आपका वीडियो पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट।